साथियों, आप सभी का विजन एआई प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे तथा उससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं की विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चर्चा को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग चैंपियंस पोर्टल के संबंध में। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है और यह चैंपियंस पोर्टल है क्या, तो उसके बारे में विस्तार से थोड़ा देखते हैं। तो भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा 1 जून 2020 को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों अर्थात एमएसएमई की समस्याओं के समाधान में सहायता करने हेतु चैंपियंस नामक एक पोर्टल को लॉन्च किया है। अब यहाँ देख लेते हैं यह चैंपियन जो है, इसका चैंपियन का पूरा नाम क्या है। तो चैंपियंस का पूरा जो नाम है यह है आपका क्रिएशन एंड हारमोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। यदि हिंदी में देखें तो उत्पादन और राष्ट्रीय शक्ति बढ़ाने हेतु आधुनिक प्रक्रियाओं का निर्माण और उनका सामंजस्यपूर्ण अनुप्रयोग। तो यह है चैंपियंस पोर्टल का पूरा नाम। और यह जो है यह सूचना और संचार प्रौद्योगिकी अर्थात इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसको शॉर्ट में हम लोग आईसीटी कहते हैं। तो आईसीटी पर आधारित यह एक प्रबंधन सूचना प्रणाली है। मतलब यह चीज़ों को प्रबंधित करने के लिए एक प्रकार की इंफॉर्मेशन सिस्टम है। और इस प्रणाली को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र अर्थात नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर एनआईसी की सहायता से पूर्ण रूप से स्वदेशी तकनीक द्वारा तैयार किया गया है। और इसमें जो है टेलीफोन, इंटरनेट और वीडियो कॉन्फ्रेंस जैसे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी अर्थात आईसीटी उपकरणों के अलावा इस प्रणाली को कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा विश्लेषण, डेटा एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग जैसी नवीन तकनीकों से भी जोड़ा गया है। इसके साथ ही इसको केंद्र सरकार की केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली अर्थात सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रीवेंसेस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, जो शॉर्ट में हम लोग सीपी ग्राम्स के नाम से जानते हैं, इससे भी इसको जोड़ा गया है। और यह जो प्रणाली या यह जो कह सकते हैं कि जो पोर्टल है, यह हब और स्पोक मॉडल के आधार पर नियंत्रण कक्षों के एक तंत्र की स्थापना इस प्रणाली के अंतर्गत की जाएगी। अब यह हब और स्पोक मॉडल होता क्या है, इसको थोड़ा समझ लें। तो जैसा कि आप लोगों ने साइकिल का पहिया देखा होगा, तो साइकिल के पहिए में क्या होता है, बीच में केंद्र में क्या होता है, एक धुरी होती है जो कि हब कहलाता है। और ये आपकी परिधि होती है जो कि रिम होती है। तो यहाँ पर आपने देखा होगा जो तीलियाँ होती हैं इसकी, इस प्रकार से साइकिल की तीलियाँ लगी होती हैं। मतलब सारी की सारी तीलियाँ जो हैं आकर के कहाँ, सेंटर पे आकर के जो हब होता है या धुरी होती है उससे मिलती हैं। तो यही काम यहाँ पर भी होता है कि एक सेंट्रलाइज सेंटर होगा और सारे राज्यों में अलग अलग सेंटर होंगे और इन राज्यों के सेंटर जो होंगे इससे कनेक्टेड होंगे। तो क्या होगा कि ये जो सेंट्रलाइज सेंटर होगा ये इनमें कोऑर्डिनेशन स्थापित करने का, सारे सेंटर्स में कोऑर्डिनेशन स्थापित करने का कार्य करेगा। तो ये जो हब और स्पोक मॉडल है, तो इसके तहत किसी पहिए की धुरी के तहत इस प्रणाली का जो केंद्र है होगा या हब जो होगा वो राजधानी दिल्ली में स्थित होगा, जबकि पहिए की तीलियों अर्थात स्पोक्स की तरह ही विभिन्न राज्यों में स्थित जो एमएसएमई मंत्रालय के अलग अलग कार्यालयों और संस्थानों में इसके नियंत्रण कक्ष स्थापित किए जाएंगे और इनको क्या किया जाएगा, जो राजधानी दिल्ली में जो सेंटर होगा इससे कनेक्ट किया जाएगा, जिससे कि इनमें एक कोऑर्डिनेशन स्थापित किया जा सके। और वर्तमान में इस प्रणाली के तहत 66 राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्षों की स्थापना की गई है। अब प्रश्न उठता है कि इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका जो उद्देश्य है वर्तमान में कठिन परिस्थितियों से उबरने में, जैसा कि क्या कोविड-19 महामारी की वजह से सारी अर्थव्यवस्था ध्वस्त हुई है, तो इन कठिन परिस्थितियों से उबरने में एमएसएमई क्षेत्र के उद्यमों की सहायता करने के लिए इसको लाया गया है। और साथ ही इस पोर्टल का उद्देश्य एमएसएमईज को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत बनाने में सहयोग करना है, क्योंकि एमएसएमई में ही वो क्षमता है कि जो अधिक से अधिक रोजगार जनरेट कर सकते हैं। तथा यदि हम एमएसएमई क्षेत्र की वर्तमान इसका समझ जो चुनौतियाँ हैं उन चुनौतियों के बारे में चर्चा करें, तो देखा गया है कि पिछले कुछ वर्षों में देश में सक्रिय एमएसएमई श्रेणी के उद्यमों की निगरानी करने और उनकी समस्याओं को समझने और उसके निराकरण या निवारण हेतु एक सक्रिय तंत्र का अभाव रहा है। और एमएसएमई श्रेणी के अधिकांश उद्यमों का जो पंजीकरण है वह अभी नहीं किया गया है। अब पंजीकरण नहीं किया गया तो इससे क्या होगा, जिससे उनकी चुनौतियों की पहचान करना और उन्हें समय पर सहायता पहुंचाना बहुत कठिन होता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम अर्थात शॉर्ट में इसको आईएफसी कहते हैं, तो इसके द्वारा वर्ष 2018 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार एमएसएमई को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से
जो इनकी आवश्यकता होती है उसकी आवश्यकता का 1/3 ही ऋण प्राप्त हो पाता है। मतलब यदि 100 रुपये की ज़रूरत है एमएसएमई को, तो मान लीजिए कि 33 रुपये ही इनको लमसम मिल पाता है। और औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से न जुड़े होने के कारण अधिकांश एमएसएमई को केंद्र सरकार की जो योजनाएं होती हैं उनका भी लाभ नहीं मिल पाता है। अब देख लेते हैं कि यह जो प्रणाली लाई गई है, जो यह पोर्टल लॉन्च किया गया है, इसका लाभ क्या होगा। तो केंद्र सरकार के अनुसार यह जो प्रणाली या जो पोर्टल है यह एमएसएमई की आर्थिक, श्रमिक, कच्चे माल और नियामकीय अनुमतियों से जुड़ी समस्याओं को दूर करने में सहायक होगी तथा यह पोर्टल एमएसएमईज को उनकी क्षमता की पहचान करने तथा उन्हें प्रोत्साहित करने में भी सहायक होगी। इसके अलावा यह जो पोर्टल है चैंपियंस पोर्टल, यह एमएसएमई को बाजार में उपलब्ध नए अवसरों की पहचान करने, उसके उत्पादन और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसकी आपूर्ति करने में भी सहयोग करेगा। जैसे कि वर्तमान में चिकित्सकीय उपकरणों एवं व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों की मांग जो बढ़ी हुई है, तो इसकी आपूर्ति करने में एमएसएमई जो है अपना योगदान दे सकते हैं। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि जो चैंपियंस पोर्टल है, तो चैंपियंस पोर्टल के माध्यम से देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित एमएसएमईज को एक प्रणाली से जोड़ करके निवेश से लेकर के बाजार में उत्पादों की पहुंच से जुड़ी समस्याओं का समाधान जो है वो संभव हो सकेगा। साथ ही इस प्रणाली के माध्यम से हाल ही में सरकार द्वारा जो आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जो विभिन्न योजनाओं को लागू की मतलब बताया गया है, उन योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू कर एमएसएमईज को वर्तमान संकट से उबारने में भी सहायता प्राप्त हो सकेगी। आगे चलते हैं। इसी में थोड़ा सा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र जिसके द्वारा इसको विकसित किया गया है या नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर, इसको भी देख लेते हैं कि यह है क्या। तो इसकी स्थापना 1967 में की गई थी और जब से इसकी स्थापना हुई तब से यह केंद्र जो है ज़मीनी स्तर से ई गवर्नमेंट या ई गवर्नेंस अनुप्रयोगों के साथ, मतलब जो ई गवर्नमेंट या ई गवर्नेंस के जो एप्लीकेशंस हैं इनके साथ डिजिटल अवसरों को बढ़ावा देने हेतु सतत विकास की दिशा में सक्रिय, अर्थात एक प्रकार से नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर जो है वो ई गवर्नमेंट और ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने का कार्य करता है। यहीं पर एक और संस्था की हमने बात की थी, केंद्रीय लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली या सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रीवेंसेस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम या शॉर्ट में सीपी ग्राम। तो यह क्या है और यह किस प्रकार से कार्य करता है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी देख लेते हैं। तो यह जो सीपी ग्राम है यह एक ऑनलाइन वेब आधारित पोर्टल है जिसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र अर्थात नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर एनआईसी द्वारा लोक शिकायत निदेशालय या इंग्लिश में कहें तो डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेस डीपीजी और प्रशासनिक सुधार एवं सार्वजनिक शिकायत विभाग, जिसको शॉर्ट में हम लोग कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस या DARPG, इसके सहयोग से इसको विकसित किया गया है। और इसको विकसित करने का जो मुख्य उद्देश्य है वह जनता की शिकायतों का निवारण करना और उनकी शिकायतों के संबंध में क्या प्रोग्रेस हुई है उसको निगरानी रखना। और इसकी शुरुआत जो है वो क्रमिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के तहत प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग अर्थात DARPG द्वारा की गई थी। और यह जो सीपी ग्राम्स है इसमें इसके माध्यम से आप, चूँकि यह वेब आधारित तंत्र है, तो इसमें किसी भी स्थान से ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की सुविधा होती है। मतलब आप कहीं पर भी बैठे हुए ऑनलाइन अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए आपको संस्था में जाने की आवश्यकता नहीं है तथा यह प्रणाली DARPG और नागरिकों को अर्थात DARPG अर्थात प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग और नागरिकों को विभागों से संबंधित शिकायतों को ऑनलाइन ट्रैक करने में भी सक्षम बनाता। मतलब कि कोई व्यक्ति ने यदि अपनी शिकायत दर्ज कराई है तो उसकी शिकायतों पर क्या कार्रवाई की गई है और या उसकी शिकायत कहाँ तक पहुँची है, किस स्तर तक, वह अपनी इस ऑनलाइन ट्रैक कर सकता है। और यह जो प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग है यह भी नागरिकों की जो शिकायतें हैं उन पर क्या कार्रवाई विभिन्न विभागों के द्वारा की जा रही, इसके द्वारा ट्रैक किया जा सकता है। और इस प्रकार से इस प्रणाली को सुलभ, सरल, त्वरित, निष्पक्ष और उत्तरदायी बनाने के लिए प्रत्येक कार्यालय में क्या किया गया है, एक वरिष्ठ अधिकारी को शिकायत निदेशक अधिकारी के रूप में नामित किया जाएगा। मतलब इसमें यह प्रावधान किया गया है सीपी ग्राम में कि प्रत्येक कार्यालय में जो एक वरिष्ठ अधिकारी होगा उसको शिकायत निदेशक अधिकारी के रूप में नामित किया जाएगा, जिससे
लोक शिकायतों एवं कर्मचारियों की शिकायतों से संबंधित कार्यों के निपटान की समय एक निश्चित समय सीमा में उसको निपटाया जा सके। अब आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं केंद्रीय रोजगार गारंटी परिषद के बारे में या सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट गारंटी काउंसिल। तो हाल ही में हुआ क्या है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय रोजगार गारंटी परिषद की 21वीं बैठक आयोजित की गई है। बैठक में बताया गया कि मनरेगा जो है वह सबसे बड़ी रोजगार सृजन योजनाओं में से एक है जो ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को वैकल्पिक रोजगार के अवसर प्रदान करने का कार्य करती है। और यह जो मनरेगा कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के अंतर्गत वर्तमान में 261 स्वीकृत कार्य हैं, जिनमें से इन 261 में से 164 जो प्रकार के जो कार्य हैं वो कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों से संबंधित हैं। तथा इसके तहत केंद्र सरकार ने, मनरेगा के तहत केंद्र सरकार ने व्यक्तिगत परिसंपत्तियों और जल संरक्षण एवं सिंचाई परिसंपत्तियों के निर्माण को प्राथमिकता दी है, जिससे कि कृषि क्षेत्र को मदद मिलेगी। मतलब जो प्राथमिकता पे कौन से कार्य होंगे उसमें आपका व्यक्तिगत परिसंपत्तियाँ, जल संरक्षण एवं सिंचाई परिसंपत्तियों वाले निर्माण कार्य को प्राथमिकता दी जा रही है, जिससे कि कृषि क्षेत्र में मदद मिल सके। और यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि कोविड-19 के कारण उत्पन्न विपरीत परिस्थितियों के दौरान ज़रूरतमंद श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने हेतु आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इस कार्यक्रम के लिए 40,000 करोड़ रुपए की राशि का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। क्योंकि इस वजह जो कोविड-19 की महामारी चल रही है, इसकी वजह से क्या है कि जो प्रवासी मजदूर थे वापस लौटकर अपने गाँव को जा रहे हैं, तो उनको गांव स्तर पर ही रोज़गार मुहैया कराया जा सके। तो इसलिए मनरेगा की जो फंडिंग है, इसको 40,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि का प्रावधान इसके लिए किया गया है। अब यदि मनरेगा के बारे में थोड़ी सी जानकारी लें तो मनरेगा का जो पूरा नाम है वह महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है और भारत में लागू यह एक रोजगार गारंटी योजना है, जिसे 7 सितंबर 2005 को जो इस अधिनियम के द्वारा मनरेगा अधिनियम जो एक्ट 2005 था उसके तहत इसको अधिनियमित किया गया था। और इस कार्यक्रम के तहत यह प्रावधान कि ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराने की यह कार्यक्रम गारंटी देता है ऐसे वयस्क सदस्य जो अकुशल श्रम जो करना चाहते हैं। तथा प्रारंभ में इसको राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अर्थात नरेगा कहा जाता था, लेकिन 2 अक्टूबर 2009 को इसका पुनः नामकरण किया जाता और इसका नाम मनरेगा हो जाता और इसमें महात्मा गांधी जोड़ दिया जाता है। अब हम यदि केंद्रीय रोजगार गारंटी परिषद की बात करें या सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट गारंटी काउंसिल, जिसकी अभी बैठक आयोजित की 21वीं बैठक, तो यह मनरेगा अधिनियम 2005 की धारा 10(3)D के तहत गठित एक फोरम है और यह परिषद करती क्या है, तो यह परिषद मनरेगा के अंतर्गत होने वाले कार्यों के लिए केंद्रीय निगरानी और मूल्यांकन प्रणाली की भूमिका निभाती है। मतलब एक प्रकार से जो मनरेगा के अंदर जो भी कार्य होते हैं उसकी निगरानी करने का, उसकी जांच पड़ताल करने का कार्य जो है इस परिषद के द्वारा किया जाता है। और इस परिषद के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 1 वर्ष का होता है और इस परिषद सदस्यों में आधिकारिक और गैर आधिकारिक दोनों प्रकार के सदस्य शामिल होते हैं तथा इसकी जो अध्यक्षता है वो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री द्वारा की जाती है। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद के संबंध में या नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल NPC के संबंध में। तो हुआ क्या है कि हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने NPC अर्थात राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद के कामकाज की समीक्षा की है और केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि MSME क्षेत्र में अनुत्पादक विनिर्माण अर्थात इसको इंग्लिश में कहते हैं लीन मैन्युफैक्चरिंग, इसका मतलब होता है कि ऐसी व्यवस्था जिसमें उत्पादन अधिक हो और बर्बादी कम होती हो। तो इन्होंने कहा कि MSME क्षेत्र में लीन मैन्युफैक्चरिंग के कार्यान्वयन में NPC के सफल अनुभव को अधिक से अधिक जो है वो MSME तक पहुंचाने का प्रयास किया जाना चाहिए। मतलब कि जो राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद के जो अनुभव हैं, जो सफल अनुभव हैं, उनका प्रयोग MSME को करना चाहिए या उन अनुभवों को MSME तक पहुंचाना चाहिए, जिससे कि MSME उन जो अनुभव हैं उनका फ़ायदा उठा सकें। अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद अर्थात नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल के संबंध में। तो इसकी स्थापना जो है वर्ष 1958 में हुई थी। तो वर्ष 1958 में स्थापित NPC अर्थात नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल जो है यह उद्योग संवर्धन एवं
आंतरिक व्यापार विभाग, या इंग्लिश में कहें तो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, यह शॉर्ट में कहते हैं DPIIT, के अंतर्गत एक स्वायत्त परिषद है। और यह परिषद जो है ऊर्जा, पर्यावरण, व्यवसाय, प्रक्रिया एवं उत्पादकता सुधार के लिए परामर्श एवं क्षमता निर्माण आधारित विशेषज्ञ सेवाएं प्रदान कर रही है। तथा यह जो राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद है NPC, यह टोक्यो जापान स्थित जो एशियाई उत्पादकता संगठन है या एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन APO है, इसका एक घटक है। और जो कि यह जो APO है एक अंतर सरकारी निकाय है और इसके गठन में मतलब इसकी भारत जो है इसका एक संस्थापक सदस्य है। इसकी स्थापना में भारत भी शामिल था। अब थोड़ा सा जब हमने APO की बात की तो APO के बारे में और चीज़ें देख लेते हैं। अर्थात एशियाई उत्पादकता संगठन, तो इसकी स्थापना 11 मई 1961 को की गई और यह एक क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन है जिसमें एशिया और प्रशांत क्षेत्रों के 20 सदस्य जो हैं वो शामिल हैं। तो याद रखिएगा, एशियाई उत्पादकता संगठन में भारत सदस्य है। तो ये पूछ लिया जाए परीक्षा में कि क्या निम्न में से कई बार प्रश्न पूछा जाता है नहीं, किन किन संगठनों में भारत सदस्य के रूप में शामिल है, और यदि उसमें एशियाई उत्पादकता संगठन हो तो याद रखिएगा भारत इसका सदस्य है। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो जापान के टोक्यो में है। तथा यदि इसके उद्देश्य और लक्ष्यों की बात करें तो इसका जो लक्ष्य है वो उत्पादकता में अर्थात प्रोडक्टिविटी में वृद्धि के जरिए एशिया और प्रशांत क्षेत्रों के सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान करना है। और यह जो APO है यह एक गैर राजनीतिक, गैर लाभकारी तथा भेदभाव रहित संगठन है। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं तेलंगाना का स्थापना दिवस जो कि अभी 2 जून को मनाया गया है। तो तेलंगाना राज्य का जो गठन है वो 2 जून 2014 को किया गया था तथा तेलंगाना भारतीय संघ के अंतर्गत गठित होने वाला 29वां राज्य है। और वर्तमान में बात करें कि कितने राज्य हैं, तो वर्तमान में 28 राज्य हैं। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर को जो है राज्य का दर्जा उसका हटा दिया गया, अब वो क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो इस प्रकार से राज्यों की संख्या 28 हो गई है और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जो पहले 7 थी अब वो बढ़ करके 9 हो गई है। अब थोड़ा सा ये तेलंगाना के संबंध में थोड़ा सा इसका इतिहास समझ लेते हैं। तो वर्ष 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसको हम लोग फजल अली आयोग के नाम से भी जानते हैं, तो राज्य पुनर्गठन आयोग को राज्यों को उनकी भाषाओं के आधार पर गठित करने के लिए नियुक्त किया गया तथा आयोग की सिफारिश के आधार पर तत्कालीन केंद्र सरकार ने वर्ष 1956 में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को मिलाकर एकीकृत आंध्र प्रदेश बनाने का निर्णय किया तथा किंतु तेलंगाना को सभी प्रकार के सुरक्षा उपाय प्रदान करने के लिए वर्ष 1956 में जेंटलमैन समझौता या जेंटलमैन्स एग्रीमेंट किया गया तथा वर्ष 1969 में तेलंगाना को पृथक राज्य का दर्जा दिलाने के लिए जय तेलंगाना आंदोलन शुरू हुआ, किंतु धीरे धीरे यह आंदोलन मंद पड़ गया। परंतु आगे चल करके वर्ष 2001 में के चंद्रशेखर राव या KC राव के नेतृत्व में तेलंगाना राष्ट्रीय समिति या TRC ने, इसका शॉर्ट फॉर्म TRC है, इसने तेलंगाना आंदोलन को पुनर्जीवित करने का प्रयास शुरू किया। और वर्तमान में क्या है कि तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं वो के चंद्रशेखर राव हैं और इनकी पार्टी का नाम क्या है, TRS है, तेलंगाना राष्ट्र समिति है। अब ये थोड़ा सा जेंटलमैन समझौता क्या था इसको थोड़ा सा देख लें। तो जेंटलमैन समझौता जो है यह वर्ष 1956 में आंध्र प्रदेश राज्य के गठन से पहले तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के नेताओं के बीच इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौते के तहत आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा तेलंगाना के खिलाफ भेदभाव को रोकने के उद्देश्य से सुरक्षा प्रदान की जानी थी। क्यों? क्योंकि तेलंगाना में क्या है कि अधिकांश आबादी जो है वो आंध्र प्रदेश की तुलना में पिछड़े समुदाय की है, इसलिए एकीकृत आंध्र प्रदेश के रूप में राज्यों के एकीकरण से इन पिछड़े समुदायों को भेदभाव से बचाने के लिए यह समझौता जेंटलमैन एग्रीमेंट किया गया था। तो याद रखिएगा, परीक्षा में पूछ ली जेंटलमैन एग्रीमेंट हाल ही में चर्चा में था या ऐसे ही पूछ सकता है कि जेंटलमैन एग्रीमेंट किससे संबंधित हो, तो यह तेलंगाना के निर्माण से संबंधित है या तेलंगाना का जो गठन किया गया उससे संबंधित रहा है या उसके पीछे यह एक रीजन के तौर पर था। तो इस समझौते के उल्लंघन को जो है, जो तेलंगाना की जो डिमांड बढ़ती गई उसमें यही कहा गया कि ये जो एग्रीमेंट हुआ था जेंटलमैन एग्रीमेंट, इसका उल्लंघन किया गया है। तो आज भी इस समझौते के उल्लंघन को अलग राज्य तेलंगाना बना इसके गठन का एक मुख्य कारण बताया जाता है। आगे बात करते हैं स्पीक मैके के संबंध में। यह स्पीक मैके क्या है?
तो हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने स्पीक मैके अनुभव नामक एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसको संबोधित किया है। और यह पहली बार है जब इस सम्मेलन का आयोजन अर्थात स्पीक मैके का जो सम्मेलन था यह ऑनलाइन किया गया। और सम्मेलन का जो आयोजन है वह 1 जून से लेकर के 7 जून 2020 तक किया जा रहा है। और इस वर्ष जो इस सम्मेलन की विषय वस्तु की बात करें तो इस वर्ष इसकी जो विषय वस्तु है इस बात पर केंद्रित है कि कोविड-19 के चलते लगाए गए लॉकडाउन के दौरान युवाओं में उत्पन्न तनाव को किस प्रकार से कम किया जाए। अब हम लोग यह स्पीक मैके है क्या, तो इस स्पीक मैके के बारे में देख लेते हैं, थोड़ा डिटेल से बात करेंगे। चूँकि यह आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन है तो आर्ट एंड कल्चर में यह पूछा जाता है या मेंस में भी आर्ट एंड कल्चर से संबंधित इससे कुछ पूछा जाता है, तो आप इसके बारे में जानते रहेंगे। तो स्पीक मैके जिसका पूरा नाम जो है यदि देखें तो इसका पूरा नाम है सोसाइटी फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड कल्चरल एमॉन्गेस्ट यूथ। यदि हिंदी में देखें तो युवाओं के मध्य भारतीय शास्त्रीय संगीत और संस्कृत के संवर्धन के लिए सोसाइटी, यह इसका पूरा नाम है। तो जो यह स्पीक मैके है यह एक गैर राजनीतिक राष्ट्रव्यापी स्वैच्छिक आंदोलन है जिसकी स्थापना IIT दिल्ली के प्रोफेसर रह चुके डॉक्टर किरण सेठ ने वर्ष 1977 में की थी। तो याद रखिएगा इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो डॉक्टर किरण सेठ के द्वारा। कब की गई थी, 1977 में की गई थी। और यह जो है यह एक स्वैच्छिक युवा आंदोलन के रूप में प्रारंभ हुआ और विकसित होकर के आम जनता के लिए विशेष रूप से भारतीय शास्त्रीय जड़ों से संपर्क होने वाली युवा पीढ़ी के लिए भारत की संस्कृति प्रदर्शित करने का एक मंच बन गया। मतलब कि युवाओं को अपने कल्चर की तरफ, जो भारतीय शास्त्रीय जड़ें रही हैं उनके तरफ जोड़ने का ये इसके द्वारा कार्य किया जाता है। और इस संगठन के पीछे मूल तर्क जो था स्थापित करने का वह यह था कि भारतीय शास्त्रीय संगीत, नृत्य और भारतीय संस्कृति के अन्य जो पहलू हैं उनको बढ़ावा देना था। और वर्तमान में इसकी विश्व भर में 200 से भी अधिक शाखाएँ हैं। तो इस प्रकार से इसका जो प्रसार है वो काफ़ी बड़े पैमाने पर है। तथा स्पीक मैके जो है इसको सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत किया गया है और आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80G के तहत इसे कर से छूट भी प्राप्त है। तथा वर्ष 2011 में स्पीक मैके को युवा विकास में योगदान के लिए राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अब प्रश्न उठता है कि राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार क्यों दिया जाता है, तो याद रखिएगा राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार जो है यह शांति, सांप्रदायिक सद्भाव के संवर्धन और हिंसा के खिलाफ लड़ाई में योगदान के लिए पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर इसको दिया जाता है। और इस पुरस्कार की शुरुआत कब से होती है, 1992 में होती है। तथा स्पीक मैके के बारे में कुछ अन्य चीज़ें देखें तो स्पीक मैके के माध्यम से देश के कुशल कलाकारों द्वारा भारतीय शास्त्रीय संगीत और लोक नृत्य, कविता, रंगमंच, पारंपरिक चित्रों, शिल्प एवं योग से जुड़े कार्यक्रमों को मुख्य रूप से स्कूलों और कॉलेजों में प्रस्तुत किया जाता है, जिससे कि इन चीज़ों को बढ़ावा दिया जा सके, अधिक से अधिक लोगों को इसके संबंध में जागरूक किया जा सके। तथा स्पीक मैके को राष्ट्रीय स्तर पर संस्कृति मंत्रालय, युवा मामले और खेल मंत्रालय तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा समर्थन प्राप्त है। और यदि इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। तथा स्पीक मैके के यहाँ मैके होना चाहिए, मैके के 4 स्तंभ हैं, 4 पिलर्स हैं। कौन कौन से, पहला जो पिलर है वह कलाकार अर्थात आर्टिस्ट हैं, दूसरा संस्थान इंस्टीट्यूशन, तीसरा समर्थक सपोर्टर्स, चौथा है स्वयंसेवक अर्थात वॉलंटियर्स। तो ये इसके 4 स्तंभ हैं। तो इस प्रकार से स्पीक मैके का जो उद्देश्य है वो भारतीय विरासत के विभिन्न पहलुओं के बारे में जागरूकता बढ़ा करके और उसमें निहित मूल्यों को आत्मसात करने के लिए युवाओं को प्रेरित कर औपचारिक शिक्षा की गुणवत्ता को समृद्ध करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं विश्व साइकिल दिवस या वर्ल्ड बाइसिकल डे के संबंध में, जो कि प्रत्येक वर्ष 3 मई को मनाया जाता है। तो बीते 2 दशकों से अनवरत प्रयोग की जा रही साइकिल की विशिष्टता को स्वीकार करते हुए इसे परिवहन के सरल, किफ़ायती, भरोसेमंद, स्वच्छ और पर्यावरणीय रूप से उपयुक्त साधन के रूप में प्रोत्साहित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा सर्वप्रथम 3 जून 2018 को विश्व साइकिल दिवस का आयोजन किया गया था। मतलब पहली बार जो विश्व साइकिल दिवस मनाया गया था, कब मनाया गया था, 3 जून 2018 में मनाया गया था। और यह दिवस जो है वह हितधारकों को सतत विकास को बढ़ावा देने और शारीरिक शिक्षा समेत सामान्य शिक्षा पद्धति को मजबूत करने के साधन के रूप में साइकिल के उपयोग पर जोर देने के लिए प्रोत्साहित करता है। तथा
साइकिल के बारे में यदि बात करें तो साइकिल क्या है कि परिवहन का एक सस्ता और स्वच्छ माध्यम है। इससे क्या है, किसी भी किस्म का पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं होता और यह स्वास्थ्य की दृष्टि से भी काफ़ी उपयोगी साबित होता है। तथा साइकिल जो है यह टिकाऊ परिवहन का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है और यह स्थायी उपभोग को बढ़ावा देने के लिए भी उपयोगी है। तथा यहाँ पे एक जानकारी याद रखिएगा, जो नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है, यहाँ पर 40% से अधिक लोग जो हैं काम पर जाने के लिए साइकिल का उपयोग करते हैं और यह संख्या विश्व में सर्वाधिक है। तो इस प्रकार से जो साइकिल का सबसे अधिक इस्तेमाल परसेंटेज के रूप में देखेंगे कहाँ पे लोग करते हैं, तो वो आपके नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में करते हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को विस्तार से देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।